नमस्कार, आज के बाजार में आपका स्वागत है और मैं हूं सृष्टि शर्मा और इस शो में हम ढेर सारी बातें करेंगे, आज का मार्केट का हाल जानेंगे और साथ ही इस समय की टॉप हेडलाइंस भी आपको बताएंगे। पर चलिए सबसे पहले मार्केट्स पे रुक कर लेते हैं, आज किस तरीके का कारोबार देखने को मिला है। आज फिर से एक बार बुल्स की ही जीत हुई है और ये तेजी लगातार दूसरे दिन देखने को मिल रही है। निफ्टी और सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे हैं। निफ्टी दिन भर से कारोबार के बाद निफ्टी में करीब 200 अंकों की बढ़त देखने को मिली है, वहीं सेंसेक्स में 600 अंकों के उछाल के साथ वहां पे उसने आज अपनी क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी की बात करें और मिड कैप इंडेक्स की, तो ये दोनों ही जो इंडेक्स हैं वहां भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को जोड़ लेते हैं। पूजा, आज के मार्केट्स का हाईलाइट बताइए। जी, आज हमने देखा कि दूसरे दिन कारोबारी सत्र था जिसमें कि अच्छी रैली देखने को मिली है। निफ्टी करीब 180 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ, सेंसेक्स में 600 अंकों की मजबूती देखने को मिली और बैंक निफ्टी में करीब 420 अंकों से ज़्यादा की जो मजबूती थी वो आज बैंक निफ्टी में देखी गई है। और चौतरफा खरीदारी हमने देखी, आज हर सेक्टरल इंडेक्स हर निशान में ही कारोबार करते हुए नजर आए। इनमें सबसे पहले निफ्टी गेनर्स की अगर बात करें तो आज तेजी थी हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, डीवीज लैब, आयशर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि अच्छी तेजी देखने को मिली। और निफ्टी के में जो लूजर्स थे वो थे पावर ग्रिड, एसबीआई लाइफ, विप्रो, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज कमजोरी देखने को मिली है। आज हम देख रहे थे कि जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स थे वहां पर भी अच्छी तेजी थी। ऑटो शेयरों में हम अच्छा एक्शन देख ही रहे थे, लेकिन आज ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी अच्छा एक्शन था, जिसमें कि मदरसन सुमी, रानी ब्रेक, जेबीएम ऑटो, मिंडा इंडस्ट्रीज, ये ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि अच्छी तेजी आज हमने देखी। मेटल स्टॉक्स में काफी दिनों की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं 2 दिनों से काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। इसमें लार्ज कैप और मिड कैप दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे। आज की तेजी में हिंडाल्को, जिंदाल स्टेनलेस, टाटा स्टील और सेल जैसे कुछ स्टॉक्स थे जो कि आज टॉप परफॉर्मर थे मेटल स्पेस से। और हमने देखा रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन था। प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबरा रियल्टी, शोभा, आईबी रियल, सभी में आज अच्छी मजबूती देखने को मिली है। और आज क्योंकि बैंकिंग शेयरों का दिन था, प्राइवेट बैंकों ने तो अच्छा परफॉर्मेंस दी ही, उसके अलावा जो सरकारी बैंक थे वहां पर भी प्रदर्शन काफी अच्छा था, जिसमें कि कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स थे जो कि आज काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए। काफी अच्छी तेजी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिली। शुक्रिया पूजा, ये आज मार्केट्स का पूरा हाईलाइट हमारे दर्शकों के लिए सामने रखने के लिए। तो क्लियरली आज बुल्स की जीत हुई है मार्केट के एक्शन में। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इक्वानिमिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल का मानना है कि दुनिया भर के बाजारों में लिक्विडिटी ज्यादा है और लंबी अवधि की बात करें तो उनका नजरिया बुलिश है। आइए जानते हैं उनकी मार्केट्स पे राय। मार्केट में हर तरह के लोग होते हैं और इक्वानिमिटी में हम जरा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो लॉन्गर टर्म आंसर्स होंगे मेरे सारे। आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, एक महीने में क्या होगा, रियली हमारी इसमें कोई व्यू नहीं बनती है। बट अगर लॉन्गर टर्म से देखा जाए, अगर आप 2-5 साल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी पूंजी मार्केट में, मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत पॉजिटिव है और उसके काफ़ी कारण हैं। हम लोग ये पिछले 2-3 साल से पॉजिटिव रहे हैं मार्केट पे, कोविड के पहले से पॉजिटिव रहे, और उसका सिंपल कारण ये है कि एक तो ऑफ कोर्स आज की तारीख में ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, और जैसे कि ये सुनामी चल रही है ग्लोबल लिक्विडिटी की, हर मार्केट में आप देखें तो हर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऑफ कोर्स इंडिया थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑफ कोर्स फंडामेंटल फैक्टर्स के लिए। जैसे कि आप देखें लास्ट ईयर में, इस पूरे साल में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, जिन्हें 3-5 साल पहले कोई इन्वेस्ट करना चाहता नहीं था, उनमें इनका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है। मिड कैप्स नियरली डबल हो गए हैं एज इंडेक्स, तो काफ़ी स्टॉक्स तो 5 गुना 10 गुना हुए हैं, और स्मॉल कैप्स में भी ऐसा बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर इंडियन इकोनॉमी में जो ये आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन, ये सेक्टर्स में जो तेज़ी चल रही है बिजनेस में, और वो बिजनेस में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, कंपनीज बड़ी हो रही हैं, परफॉर्मेंस हो रहा है बिजनेस में, तो उसका परफॉर्मेंस, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो इफेक्ट है, वो स्टॉक मार्केट में जरूर आएगा। और हमारा ये मानना है कि अगले 2-5 साल तक ये मार्केट ओवरऑल तेजी में रहेगा। ऑफ कोर्स करेक्शंस होती रहेंगी, जैसे कि आपने अभी कहा, उतार चढ़ाव होता रहता है, वॉलेटिलिटी होती रहेगी,
बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमारा यही मानना है कि आप अपने जो चहीते स्टॉक्स है उनको पकड़ के रखिए, डर के बेच मत दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो लिक्विडिटी एक फैक्टर है जो कि मार्केट्स को ड्राइव कर रहा है और कोविड काल से ही हम देख रहे हैं कि उसके चलते मार्केट्स में एक रैली देखने को मिली है। पर इसी समय अगर देखें तो रिटेल की जो हिस्सेदारी है उसमें भी लगातार हमें देखने को मिली है और भारतीय बाजारों पे भी ये फैक्टर प्ले इन किया है। एंजल वन के CMD दिनेश ठक्कर का कहना है कि बीते 2 सालों में टियर 2 और टियर 3 शहरों में काफी ग्रोथ देखने को मिली है। We declare we share our numbers every month. So till last month, if you see that we have acquired, our client base has grown to around 73 lakh customer, which is a growth of around 150%. And every month we are acquiring around 4.5 lakh customer. That trend continues. There is no change in that. I am seeing that trajectory is continuing because of under-penetration. And because of lots of customers are new to market who are coming from tier 2, tier 3. So for them, I don't think they get impacted by market cycles as much as urban population. So we are seeing that growth in this kind of acquisition number is steady and it is growing, and in fact, it is accelerating. People believe that cyclicity impacts this broking business. But I was going through that past data, even in Lehman Brothers crisis also, our volume, that number of trades, a number of contracts did not decline. It in fact grew by around 3%. So I think India's story is different than a global market where it is a saturated market. India, I think because of under-penetration, huge penetration in tier 2, tier 3, where actually people did not have access to this equity class, equity as an asset class. So I believe that this youth who have got access to this kind of market through digital apps and all that are growing in a big number. So I'm not seeing impact in terms of client growth in customer base and in business that digital brokers are doing. तो चलिए, ये थी रही मार्केट से जुड़ी सारी आपके लिए जानकारी। पर चलिए अब फोकस करते हैं कोयले सेक्टर पर, जहां से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि कोयले पर क्वालिटी के आधार पर ग्रीन सेस लग सकता है। क्या है खबर, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, बताइए क्या खबर है। देखिए, कोयले के ऊपर जो ग्रीन सेस का मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव किया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कोयला मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसे कि वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, जिसमें इस बात की सिफारिश की गई है कि कोयले के ऊपर जो ग्रीन सेस का मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको बदलते हुए उसे क्वालिटी और प्राइस के हिसाब से तय किया जाना चाहिए। मसलन ये कि अगर जिस ग्रेड का जो कोयला है अगर उसकी क्वालिटी हाई है उस पर ग्रीन सेस की रकम कम हो, और जो लो ग्रेड क्वालिटी का कोयला है उसके ऊपर जो ग्रीन सेस की रकम हो वो ज्यादा हो। मतलब ये कि सेस की जो रकम है वो क्वालिटी और प्राइस के हिसाब से तय किया जाए, ना कि ये फिक्स्ड हो। जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से चाहे किसी भी ग्रेड का कोयला हो, उसकी प्राइसेस क्वालिटी के हिसाब से चाहे जितनी भी हो, जो ग्रीन सेस की रकम है वो 400 रुपए पर टन के हिसाब से कंपनियों को देना ही होता है। इसमें बदलाव की मांग की गई है। इसके पीछे की दलील ये दी गई है कि इससे सरकार के राजस्व के ऊपर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो हाई ग्रेड क्वालिटी का कोयला है उसकी कीमतों को कम रखने में मदद जरूर मिलेगी, जिससे कि इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है। हालांकि इंडस्ट्री ने इस बात की भी मांग की है कि 5 साल पूरा हो जाने के बाद जुलाई 2022 के बाद सरकार को कोयले के ऊपर ग्रीन सेस का जो कलेक्शन है वो नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। हालांकि इस बात की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। कोयला मंत्रालय ने हालांकि स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश जरूर की है और ये मांग की है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसको जल्द से जल्द रखा जाए, और उम्मीद ये की जा रही है कि जनवरी की। शुक्रिया प्रकाश, ये कोयले सेक्टर से जुड़ी हमारे लिए खबर लाने के लिए कि कोयले पर क्वालिटी के आधार पर ग्रीन सेस लग सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। पर चलिए अब फोकस करते हैं पेटीएम पर। लिस्टिंग के बाद ही लगातार हमने स्टॉक में गिरावट देखी है, पर आज फॉरेन ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने इस पे कवरेज की शुरुआत की है। ब्रोकरेज रिपोर्ट में क्या डिटेल्स हैं वो बताने के लिए हमारे साथ हर्ष जुड़ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने पेटीएम पे कवरेज इनिशिएट किया है और स्टॉक को एक ओवरवेट रेटिंग देते हुए अपना टारगेट प्राइस 1875 रुपए पे रखा है। स्टॉक कल
1312 रुपए पे क्लोज हुआ है। तो ये एक 40% प्लस का पोटेंशियल अपसाइड अपॉर्चुनिटी है। मॉर्गन स्टैनली कहता है कि पेटीएम का रिस्क रिवॉर्ड है ये प्राइस पे वो काफी अच्छा लग रहा है उनको। और मॉर्गन स्टैनली का ये भी मानना है कि पेटीएम के पास एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्विजिशन इंजन है जो कि पेमेंट्स है। उसके अलावा यही कस्टमर्स को पेटीएम और भी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर रहा है जो कि लोअर इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे हो रहा है। आगे जाके स्केल के साथ मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अच्छी सुधार हो सकती है और वो इसकी अपेक्षा कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली कहता है कि ये इंडस्ट्री में टोटल एड्रेसेबल मार्केट काफी बड़ा है और बैलेंस शीट रिस्क पेटीएम के लिए काफी कम है। ईवी और इज टू इबिटा वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी के मुताबिक मॉर्गन स्टैनली ने पेटीएम को एक $17 बिलियन का वैल्यूएशन अभी दिया है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक पेटीएम के रेवेन्यू अगले 5 साल में 40% प्लस के कैगर पे ग्रो होगा और उनके कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स FY26 तक तकरीबन 40% होंगे। तो ब्रॉडली मॉर्गन स्टैनली पेटीएम पे काफी बुलिश। शुक्रिया हर्ष, हमारे सामने पेटीएम पर मॉर्गन स्टैनली के क्या व्यू है वो बताने के लिए। तो आज मार्केट्स के साथ इस स्टॉक में भी करीब 2.5% की तेजी देखने को मिली थी और मॉर्गन स्टैनली इस पे 1875 के लक्ष्य बता रहे हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेटल सेक्टर पे फोकस करते हैं। आज जितने भी मेटल सेक्टर से जुड़े शेयर्स थे वहां पे अच्छी तेजी देखने को मिली है, पर बेस मेटल्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। क्या है वजह और मेटल मार्केट्स के लिए क्या है बड़े ट्रिगर्स, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन, बताइए क्या है ट्रिगर्स? जी बिल्कुल, पूरे ही बेस मेटल्स पैक में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कल भी शाम के सत्र में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली थी और खास करके लेड इस बार इसको लीड कर रहा है, क्योंकि लेड में हमने देखा था कि जो बेस मेटल्स में रैली आई थी उसमें पूरी तरह से लेड ने पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। लेकिन जब 2022 का जो आउटलुक आ रहा है लेड को लेकर वो काफ़ी स्ट्रांग आउटलुक लेड को लेकर है। लग रहा है कि लेड की डिमांड 2022 में काफ़ी बेहतर रहने वाली है, क्योंकि बैटरी कंपनियों से लेड की डिमांड बढ़ सकती है। लिथियम के ऑप्शन के तौर पे, सस्ते ऑप्शन के तौर पे लेड की मांग बढ़ सकती है। इसके अलावा बाकी बेस मेटल्स के लिए भी पॉजिटिव माहौल है और पूरे हफ्ते भर में करीब 5 से 8% तक की तेजी अब तक सारी बेस मेटल्स के काउंटर्स में आ चुकी है। और लग रहा है कि ओमिक्रॉन का संकट बहुत ज्यादा नहीं है और जैसे जैसे वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज पकड़ेगी उसके बाद यहां पर ओमिक्रॉन का संकट कम होगा और बेस मेटल्स ओवरऑल पूरे सेक्टर्स को फायदा होगा। तो ये एक अच्छी खबर। इसके अलावा ग्लोबल डिमांड भी लग रहा है कि बेस मेटल्स में 2022 में बेहतर रहने की उम्मीद है। साथ ही कई सारे बेस मेटल्स, खास करके जिंक वगैरह की सप्लाई कम है, उसका भी फायदा यहां पर मिलेगा। तो और हाल में चाइना में जिस तरह से पॉलिसी काफी नरमी बरती गई है, इंटरेस्ट रेट कम किए गए हैं, इसको देखते हुए भी लग रहा है कि वहां पर चीन से डिमांड वापस से पिकअप हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो बेस मेटल्स के लिए आने वाले दिनों में सपोर्टिव रह सकते हैं। जी शुक्रिया विश्व मोहन, ये सारे बड़े ट्रिगर्स जो बेस मेटल्स के लिए हैं वो हमारे लिए हाईलाइट करने के लिए। पर चलिए अब रुक करते हैं जी एंटरटेनमेंट का, जिसको लेकर आज एक बड़ी खबर कंपनी ने सामने लाई है, जहां पर सोनी पिक्चर्स और जी एंटरटेनमेंट के मर्जर को मंजूरी मिल गई है। और मर्जर्स की पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद। जी बिल्कुल, जो बोर्ड की अप्रूवल आ गई है मर्जर सोनी पिक्चर्स इंडिया के लिए और ये बहुत वैल्यूएबल है आपके मीडिया स्टॉक सोनी आपके जी के लिए। और याद रखिए पुनीत गोयनका जो है इस मर्ज्ड आइडेंटिटी के एमडी और सीईओ रहेंगे। और ओवरऑल अगर ये आइडेंटिटी देखा जाए तो ये जो है पब्लिकली लिस्टेड रहेगी आपके इंडियन स्पेस पे। और जो कैश बैलेंस रहेगी इस आइडेंटिटी की वो रहेगी लगभग $1.5 बिलियन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो हम लोग ट्रैक करेंगे और ये मेन चीज़ है।
इसके अलावा जो हमारी फोकस रहेगी वो रहेगी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसी है। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोस्ट मर्जर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोनी का ऑलमोस्ट मेजॉरिटी स्टेक रहेगा और जो प्रमोटर्स हैं एसएल ग्रुप के वो लगभग 4% रहेगा और ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा और बाकी जो अन्य जो 45% है वो पब्लिक के लिए रहेगा। अब बात करते हैं फंड इन्फ्यूजन की। ये फंड इन्फ्यूजन होगा कैसे? तो लगभग 1101 करोड़ जो है सोनी प्रमोटर्स को देंगे नॉन कम्पीट के लिए और ये सारा अमाउंट जो है प्रमोटर्स री इन्वेस्ट करेंगे जो कंबाइंड एंटिटी में 300 रुपये प्रति शेयर पे। अगर देखा जाए तो टोटल इन्फ्यूजन होगा वो लगभग 9000 करोड़ का होगा और जो मार्केट वैल्यूएशन जो कंबाइंड एंटिटी की रहेगी वो लगभग 52,089 करोड़ रुपीस रहेगी। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। लेकिन क्वेश्चन रहेगा कि शेयर होल्डर्स को कितना मिलता है। तो 85 शेयर्स आपका सोनी के लिए, हर 100 शेयर जी के लिए मिलेंगे और याद रखिए ये जो शेयर्स है ये आपके कंबाइंड एंटिटी के बेसिस पे मिलेंगे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए। लेकिन आगे क्या है रोड अहेड? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन रैशनल है इस मर्जर का और एक्विजिशन का ये है कि सोनी जो है जो गेमिंग की जो पोर्टफोलियो है उनकी और स्पोर्ट्स चैनल उस पर जो है वो आपके जो इंटरटेनमेंट की पोर्टफोलियो है जी की उसको वो ऑगमेंट करेगा। तो इसका कंबाइंड एंटिटी की वैल्यूज़ क्या होगी, क्या इंपॉर्टेंस होगा? तो हमने जो डेटा निकाला तो देखा चैनल्स पे फोकस करते हैं। तो देखते हैं अगर दोनों एंटिटीज़ के चैनल को कंबाइन करें तो ऑलमोस्ट 75 चैनल्स जो हैं आप देख सकते हैं इन दोनों चैनल्स के हो जाएंगे, इन दोनों एंटिटीज़ की। और जो देशों में अगर देखें कि इनकी प्रेजेंस कैसी है तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट 173 कंट्रीज़ का बहुत बड़ा वाइड रीच होने वाला है। और जो इंडिविजुअल जो दर्शक रहेंगे जो देखेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं लगभग 130 करोड़ दर्शक जो है एट अ कंबाइंड लेवल रहेंगे और जो मार्केट शेयर है 18% और 8% दोनों कंपनीज़ को जो ऐड करके 26% रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। और अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो फेमस OTT स्पेस के हैं इन दोनों कंपनीज़ के वो हैं आपके ZEE5 और सोनी लिव। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक्स के लिए। हालांकि स्टॉक्स में जो रिएक्शन है तो थोड़ी सी जो है नरमी शुरुआत में ज़रूर देखने मिली बट जो है थोड़ी सी कैचअप आई है स्टार्ट अभी। शुक्रिया शरद। जो आज सोनी की डील पे पूरी मंजूरी मिली है उसमें से और क्या हाइलाइट्स निकल कर सामने आए हैं वो हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। पर चलिए आप फोकस करते हैं बैंकिंग सेक्टर पे। हमने देखा है कि जबरदस्त तरीके का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमें इस पूरे सेक्टर में देखने को मिला है और बदलती तकनीकों के साथ बैंक खुद को कैसे तैयार करें, कोविड से जुड़ी जूझती अर्थव्यवस्था में बैंकों का क्या रोल होना चाहिए और ऐसे ही तमाम मुद्दों पर फिकी IBA के इवेंट में बैंकर्स ने अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं। We have witnessed the situation where when it comes to buy now and pay later and if at all there could be some kind of pre-approved universe of customers who can be offered certain limits. So all that can be absolutely end-to-end digital. So that's how the differentiation to my mind appears to be much different from what the payment system and the mechanization or the digitalization of the payment system is. The second question, and that is perhaps the reason when it comes to India, we serve a variety of customer segments. We also serve customers who are absolutely digital savvy and who would not like to take away their eyes from the phone, would like to have everything done by simply 4 clicks and having the money going into their accounts. पर चलिए ये शो आज के बाजार को अब यहीं समाप्त करते हैं। पर बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहे ET Now स्वदेश के साथ। धन्यवाद।